Assalamu alaikum dear students. Welcome to the platform of Nan Academy. Hopefully you are all doing well. स्टूडेंट्स इससे पिछली वीडियोस के अंदर हमने 10th क्लास के पिछले चैप्टर्स को डिटेल से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो अपने चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए चैप्टर का आगाज़ करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर की अहमियत जो है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। इस चैप्टर की अहमियत क्या है। इस चैप्टर में से स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बोर्ड में जो चीज़ें हैं वो जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, तो स्टूडेंट्स आपको इस चैप्टर के अंदर से एक तो दो MCQs पूछे जाते हैं और दूसरा आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर से जो चीज़ पूछी जाएगी, ठीक है, एक तो दो MCQs हैं आप लोगों के लिए और दूसरा 3 शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं जो कि आप लोगों को पूछे जाएंगे बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स इसमें से एक अच्छी बात यह कि इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये बहुत आसान चैप्टर है सिर्फ आप लोगों क्योंकि इसको सिर्फ आप लोगों ने शॉर्ट के लिए करना होगा। ठीक है, तो हम इसमें से एज सुन एज जितने हो सके मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनको अच्छे तरीके से कम से कम टाइम में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर में हमारे पास जो टॉपिक है वो जेनेटिक्स की है। जेनेटिक्स की आपसे पूछा जाता है जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस अगली हुआ है खसूसियात का मुंतकिल होना वालिदैन से बच्चों में। ठीक है, इसे इनहेरिटेंस कहते हैं। अब वो जो खसूसियात जो मुंतकिल होती हैं उन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं। अब ट्रेड्स की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपने ये नहीं लिखना कि दीज करेक्टरिस्टिक्स, आपने लिखना है द करेक्टरिस्टिक्स डेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या लिखना है, लिख लें। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक्स डेट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, डेट आर आगे यहीं से ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, आर कॉल्ड ट्रेड्स डेट आर ट्रांसमिटेड आगे यहीं से फिर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर कॉल्ड ट्रेड्स। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद आपने इसके एग्जाम्पल में जो है यहाँ ये एग्जाम्पल आप लोग इसकी दे सकते हैं। ठीक है इसके बाद स्टूडेंट्स जो है आपने यहाँ से करना है द क्रोमोसोम्स के पास यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। तो आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो हमारे पास जीन्स होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट है वो ये है कि जीन जो है वो क्या है। जीन्स हमारे पास DNA पर मुश्तमिल होते हैं। DNA के हिस्से होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, DNA के हिस्से होते हैं जिन्हें हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हमने यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस कहा था। इसके बाद आपने यहाँ से होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन करनी है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन है हमारे पास यहाँ से। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन है द बॉडी सेल्स हैव अ कांस्टेंट नंबर ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स द टू क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ठीक है बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि 23 पेयर्स की शक्ल में होते हैं। अब ये 23 जो पेयर्स है ना इस तरह से होते हैं। हमारे पास एक क्रोमोसोम ये है और अगर मैं कलर चेंज करके ठीक है दूसरा क्रोमोसोम ड्रॉ कर दूँ इस तरह से तो दूसरा क्रोमोसोम हमारे पास ये है। अब ये एक पॉइंट पर मिले हुए हैं, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर। ठीक है, इसे हम सेंट्रोमेयर कहते हैं और जो पेयर हमारे पास इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस तरह के हमारे 20 जोड़े हैं, 23 पेयर्स हैं और टोटल हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्रोमाटिन की डेफिनेशन है। क्रोमाटिन क्या होता है हमारे पास स्टूडेंट्स, ये हमारे पास DNA है। अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर DNA बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा हुआ है तो उससे DNA को हम क्रोमाटिन कह देते हैं। लेकिन अगर वही धागा कंडेंस होकर कसीफ होकर कोई खास शक्ल बना रहा है और इस तरह की पर्टिकुलर शेप बना रहा है जिस तरह आपको नजर आ रही है तो इसे ही हम क्रोमोसोम कह देते हैं। जिस तरह नलकी का धागा वो बिखरा पड़ा है वो आपसे सामने वो DNA बिखरा पड़ा है। ठीक है, वो क्रोमाटिन है। लेकिन अगर आप उस नलकी के गत्ते के ऊपर ठीक है गत्ता है उसके ऊपर आप धागे को लपेट दें वो नलकी बन जाती है। इस तरह अगर आप प्रोटीन्स के ऊपर DNA को लपेट दें तो वो क्या बन जाते हैं, वो क्रोमोसोम्स बन जाते हैं हमारे पास। तो क्रोमोसोम्स जो हैं स्टूडेंट्स हमारे पास DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास जो DNA है ये रैप करता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम्स। अब न्यूक्लियोसोम्स की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है। मैंने आपको भी बताया कि हमारे पास फर्स्ट करें एक प्रोटीन है और प्रोटीन जो है इसके ऊपर जो है हमारे पास जो है वो DNA रैप हुआ है। क्या हुआ है, रैप हुआ है। इस तरह फर्ज करें इस तरह से हमारे पास एक DNA रैप हुआ है। अब DNA जो है वो प्रोटीन के गिर्द रैप होता है। ये खास किस्म की प्रोटीन है जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, अपने इसका नाम याद रखना है हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोसोम्स के दरमियान भी DNA मौजूद होता है। हम इसको आगे देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें ठीक है तो वो कहते हैं बिल्कुल हमें इस तरह नजर आता है जैसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग, एक धागे के अंदर मोती पिरो दिए गए हैं। देखिए हमारे पास ये एक न्यूक्लियोसोम है
और ये एक न्यूक्लियोसोम है, और ये क्या है, डीएनए बिटवीन द न्यूक्लियोसोम्स, ठीक है। तो ये आपने न्यूक्लियोसोम की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल क्या होता है डीएनए का। स्टूडेंट्स, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए से क्या मुराद है? 1950 में दो साइंटिस्ट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने डीएनए का मॉडल पेश किया था। अब इस मॉडल के मुताबिक जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल था, इसके मुताबिक जो डीएनए है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। कौन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड? स्टूडेंट, इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रैंड ये है, फर्स्ट करें एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, और मैं अगर इसी का कलर चेंज करके एक और स्ट्रैंड यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ठीक है, एक स्ट्रैंड मेरे पास ये है। अब ये दोनों स्ट्रैंड्स आपस में ना इस तरह से मिले होते हैं, ठीक है, जिस तरह एक सीडी है, और एक सीडी को अगर आप इस तरह से पकड़ के मरोड़ दें, उसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से बन जाए, ठीक है। डीएनए हमारे पास इस तरह से दो स्ट्रैंड्स में, इन्हें हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। जो एक स्ट्रैंड है ना हमारे पास, ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, और एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है। इसी वजह से हम इसे किसका नाम देते हैं? हम इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का नाम देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है वो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या होता है, ठीक है। हम यहाँ पे अगर इसको देखें, हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के स्टूडेंट्स 3 हिस्से होते हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। एक हमारे पास होता है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है, एक हमारे पास होता है 5 कार्बन शुगर जिसे हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं, और एक हमारे पास होता है फास्फोरिक एसिड, ठीक है। अब नाइट्रोजीनियस बेस है ना स्टूडेंट्स, ये दो तरह की होती हैं, एक होती हैं सिंगल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस, और एक हमारे पास होती हैं डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस। क्या होती हैं? डबल रिंग्ड नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम इसको मज़ीद देखें, ठीक है, तो सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस है ना, तो ये आगे 3 तरह की हैं। एक को हम कहते हैं थायामीन, एक को हम कहते हैं साइटोसिन, और एक को हम कहते हैं यूरासिल। डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस 2 तरह की हैं, एक को हम कहते हैं एडेनिन और एक को हम कहते हैं गवानीन, ठीक है। तो इसको आप जो है वो बेसिक सा देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सही नहीं बना, लेकिन आप इसको बुक पे अच्छी तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन शुगर, फास्फेट। नाइट्रोजीनियस बेस 2 तरह की होती हैं, एक होती है सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस और एक होती है डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस। सिंगल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो आगे 3 तरह की हैं, एक हमारे पास है थायामीन, एक है साइटोसिन और एक है यूरासिल। डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, एक है एडेनिन और एक है गवानीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर था, ठीक है। अगर इससे आगे देखें, ठीक है, वो इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स, ठीक है। हेलिक्स कहते हैं, आपने एक फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा, इस तरह के हेलिक्स एक स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग उसे कहते हैं, जैसे स्लिंकी भी कहते हैं, तो हेलिक्स इसे कहते हैं। तो एक हेलिक्स नहीं है, डबल हेलिक्स है, मतलब एक हेलिक्स इस तरह से है और दूसरा इस तरह से, ठीक है। तो इसे डबल हेलिक्स कहते हैं, ये डबल हेलिक्स की शक्ल में होता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं देयर इज अ फास्फेट शुगर बैकबोन। स्टूडेंट्स, ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा है, ये 5 कार्बन वाली, ठीक है, आपके पास देखें यहाँ पे ये 5 कार्बन वाली शुगर है, ये हमारे पास जो है वो फास्फेट ग्रुप है। अब ये दोनों मिलकर हमारे पास फास्फेट शुगर बैकबोन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बैकबोन, ठीक है, ये डीएनए के बैकबोन बनाते हैं। और ये एक डीएनए का ये स्ट्रैंड है, और एक डीएनए का हमारे पास ये स्ट्रैंड है पूरा, जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ना, ये वाला जो आपको स्ट्रैंड नज़र आ रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल जो है ये वाला स्ट्रैंड है, और ये दूसरा ये वाला स्ट्रैंड है, और इन दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में लिंक किया हुआ है नाइट्रोजीनियस बेसिस ने। अब ये नाइट्रोजीनियस बेसिस कौन सी हैं? ठीक है, इसको भी हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फास्फेट शुगर बैकबोन है ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स, एंड द नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो इनसाइड मौजूद होती हैं। अब डबल हेलिक्स के अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं वो ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिली होती हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस याद रखना है, एट जीसी, ठीक है, जीसी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज, एट। अब ए का मतलब है एडेनिन, टी का मतलब है थायामीन। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है, और जीसी गवानीन और साइटोसिन, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस पढ़ी, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन, ठीक है, गवानीन और यूरासिल, ठीक है। अब इसमें से 4 बेसिस जो हैं वो डीएनए के अंदर होती हैं, यूरासिल नहीं होती। 4 बेसिस होती हैं डीएनए के अंदर, एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गवानीन। एडेनिन हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है, इसको आपने ध्यान रखना है एट से, ठीक है। और गवानीन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाती है। और जब एडेनिन जो है वो हमेशा थायामीन के साथ बॉन्ड बनाती है, तो एडेनिन और थायामीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, इसको आपने रखना है। तो ये हमारे पास जो है ये टॉपिक है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बॉन्ड्स के जरिए पेयर्स बनते हैं। अभी जो पेयरिंग है बहुत खास होती है, जो नाइट्रोजीनियस बेस है एडेनिन एक न्यूक्लियोटाइड की वो पेयर बनाती है थायामीन के साथ ऑपोजिट न्यूक्लियोटाइड के, तो फिर जो साइटोसिन है वो गवानीन के साथ पेयर बनाती है, और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायामीन के दरमियान, और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं साइटोसिन और गवानीन के दरमियान। ये वाटसन क्रिक मॉडल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और काफ़ी सारे एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसको आपने अच्छे तरीके से याद रखना है। जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है डीएनए का, ठीक है, इसमें से ये नाइट्रोजनस बेसिस की पेयरिंग आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, किसके दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, आपको इसका आइडिया
होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और यहाँ से एक बात रह गई, यहाँ से इसको देख लें। यूरासिल जो है, यूरासिल मैंने आपको नहीं बताया, हमने 4 नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ी, एडेनिन, थायामिन, साइटोसिन और गवानिन। याद रखिएगा डीएनए और आरएनए में एक फ़र्क ये होता है, डीएनए और आरएनए के अंदर जब हम फ़र्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में एक फ़र्क तो ये होता है कि डीएनए आरएनए के अंदर हमारे पास होती है राइबोज शुगर होती है, ठीक है, और डीएनए के अंदर हमारे पास होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। अब डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या होती है, अगर मैं इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, तो इसको देखें, यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स 5 कार्बन वाली शुगर होती है, इस तरह से 5 कार्बन होते हैं, ठीक है, 4 और ये 5। अब इसमें कार्बन है ना जो यहाँ पर, ठीक है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है यहाँ पर, ठीक है। अब नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ इसका, यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। केमिस्ट्री में आप लोगों को बता दो, आप लोगों से पढ़े थे, मोनोसेक्राइड्स में उसके अंदर आपने पढ़ा होगा 3 से 5 तक C7 होते हैं, तो उसमें ट्राइओसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस और हेप्टोसिस, ठीक है। तो जो पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये इसे हम कहते हैं राइबोज शुगर। क्या नाम देते हैं इसे हम? राइबोज शुगर, ठीक है, इसका क्या नाम है? राइबोज शुगर। स्टूडेंट्स, लेकिन अगर क्या हो कि इसके जो सेकंड कार्बन है यहाँ से अगर हम इस ऑक्सीजन को हटा दें तो यही जो शुगर है ये बन जाती है। अब इसमें से एक ऑक्सीजन को निकाल दिया है तो इसी को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, डी मतलब रिमूवल, राइबोज शुगर, राइबोज शुगर में से ऑक्सीजन को निकाल दिया है तो ये डीऑक्सीराइबोज शुगर बन गई है, ठीक है। एक आरएनए डीएनए में ये फ़र्क होता है, और दूसरा फ़र्क ये होता है कि हमारे पास डीएनए के अंदर एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयर बनाती है और गवानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर बनाती है, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं है। आरएनए में एडेनिन जो है वो पेयर बनाती है यूरासिल के साथ। थायामिन आरएनए के अंदर नहीं होता, यूरासिल होता है थायामिन की जगह पे, ठीक है। यूरासिल, थायामिन और साइटोसिन तीनों सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस हैं और सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस हैं, ठीक है। और गवानिन और साइटोसिन दोनों डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। रिंग से, डबल रिंग से क्या मुराद है? इस तरह से एक ये हमारे पास रिंग है, ठीक है, इसे कहते हैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस, ठीक है, जिस तरह से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये सिंगल रिंग है, ठीक है, ये भी सिंगल रिंग है। डबल रिंग से क्या मुराद है? डबल रिंग से मुराद ये है इस तरह से, ठीक है, ये एक रिंग ये है और एक रिंग जो है वो ये है, ये डबल रिंग, एक ये और दो ये डबल रिंग नाइट्रोजनियस बेसिस इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आए हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास डीएनए रेप्लिकेशन है। डीएनए रेप्लिकेशन में स्टूडेंट्स देखें क्या होता है हमारे पास। डीएनए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस तरह हमारे पास ना कॉइलिंग की शक्ल में होता है, इस तरह कॉइल हुआ होता है डीएनए। तो जब डीएनए ने रेप्लिकेट करना है वो सबसे पहले अनबाउंड होता है, इस शक्ल में आ जाता है, ठीक है। इसके दरमियान इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी लगे होते हैं, ठीक है। तो इस अनकॉइल होने के बाद एक ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है और एक इसका ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे नए न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। फर्स्ट यहाँ पे थायामिन है, साइटोसिन है, गवानिन है, ठीक है, थायामिन है, एडेनिन है डीएनए के अंदर, ठीक है। और अब इसके ऑपोजिट हमारे पास है ना जो, ठीक है, इसके ऑपोजिट हमारे पास अब इसके क्या बनते हैं, यहाँ पे नए स्ट्रैंड्स बनते हैं। एडेनिन के सामने क्या आएगा, ठीक है, आप बताएं? थायामिन, ठीक है, यहाँ पे थायामिन था, थायामिन के सामने क्या आएगा? गवानिन, ठीक है। साइटोसिन के सामने क्या आएगा? ठीक है, गवानिन, गवानिन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन। यहाँ पे थायामिन था, फर्ज करें, थायामिन के सामने क्या आएगा? ठीक है, थायामिन के सामने क्या आएगा? एडेनिन आएगा, और एडेनिन के सामने थायामिन। तो इस तरह इसकी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। एक जो स्ट्रैंड है वो इस तरह से दो स्ट्रैंड्स में टूटता है, फिर हर स्ट्रैंड जो है सांचे के तौर पर काम करता है, वो अपना अलग से एक नया स्ट्रैंड बना लेता है। और ये जो दो नए स्ट्रैंड्स बनते हैं इनके अंदर वही न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होती है जो कि पेरेंट डीएनए के अंदर थी। तो इस तरह हमारे पास डीएनए जो है ये रेप्लिकेट करता है, ठीक है। तो अगर आप लोग इसको यहाँ से रीड करें, ठीक है, वो कहते हैं जब एक सेल डिवाइड करता है उसका डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए रेप्लिकेट करने के लिए आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 5 में 9th क्लास में कि एस फेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। तो एस फेज के अंदर जब डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली होता है ये कि एक सेल है जो, ठीक है, एक माइटोसिस के अंदर हमारे पास एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो है वो दो नए सेल्स बना देता है। अब इसका न्यूक्लियस का इसका डीएनए अलग है, इसका डीएनए अलग है। तो इसका जो डीएनए है वो पहले दो डीएनए बनाता है, अपनी कॉपी बनाता है, ठीक है, वो एस फेज के अंदर बनाता है। वो जो कॉपी है वो डीएनए रेप्लिकेशन के जरिए बनती है। कैसे बनती है? जिस तरह ये दोनों स्ट्रैंड, वो कहते हैं जिस तरह जिपर होता है ना, जिपर,
जिपर की दो साइड्स, इसी तरह ये दोनों जिपर की दो साइड्स की तरह अलग होते हैं और फिर हर जो स्ट्रैंड है वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री एक नया स्ट्रैंड बना लेता है, ठीक है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। और अपना वो नए नाइट्रोजनियस बेसिस बनाते हैं। इस तरह से दोनों टेम्पलेट कहते हैं सांचे को, ठीक है। दोनों सांचे के तौर पर स्ट्रैंड्स एक्ट करते हैं, नए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रैंड्स बना लेते हैं एक दूसरे के सामने, ठीक है। हर टेम्पलेट स्ट्रैंड और उसका जो नया स्ट्रैंड है वो डीएनए डबल हेलिक्स बना देता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर अब होता ये है कि जो डीएनए बनता है इस तरह से कॉइलिंग शक्ल आ जाता है, ये जो नया डीएनए बनता है ये भी हमारे पास इस तरह से कॉइल कर जाता है, ठीक है। अब हम जो है अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, यहाँ जनरल सी बातें लिखी हैं। इस चैप्टर में शॉर्ट क्वेश्चन आना है तो हम जो है वो ज़्यादा नहीं पढ़ते, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है वर्किंग ऑफ डीएनए को आल्सो कॉल्ड सेंट्रल डोगमा कहते हैं। अभी अक्सर स्टूडेंट्स जो है इस एमसीक्यू को मिस कर देते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है और एनालिटिकल भी है। सेंट्रल डोगमा किसे कहते हैं? सेंट्रल डोगमा का मतलब है वर्किंग ऑफ डीएनए। डीएनए वर्क कैसे करता है, डीएनए से प्रोटीन्स बनने का अमल क्या कहलाता है? सेंट्रल डोगमा। अब जो डीएनए से प्रोटीन्स हैं दो स्टेप्स में बनती हैं। पहले डीएनए से बनता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर डायग्राम में बताया गया। डीएनए से क्या बना? मैसेंजर आरएनए। फिर मैसेंजर आरएनए बाहर राइबोसोम्स के पास जाता है और राइबोसोम्स आगे उससे प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या होता है? मैसेंजर आरएनए से हमारे पास जो मैसेंजर आरएनए है इससे आगे बनती हैं प्रोटीन्स। क्या बनती हैं? प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। तो दो स्टेप्स में काम होता है। इसको हम कह देते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, इसे क्या कह देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसे हम कह देते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। आरएनए क्या होता है मैंने आपको इसका पहले ही बता दिया। तो हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की डेफिनेशन क्या है। यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ देखें ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड डिसाइड्स एट व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? जो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस से कॉपी किया जाता है अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस के तौर पर। इस मकसद के लिए क्या किया जाता है? जो खास सीक्वेंस है डीएनए न्यूक्लियोटाइड की उसको मैसेंजर आरएनए की शक्ल में कॉपी किया जाता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और जो मैसेंजर आरएनए जो है वो अपनी सीक्वेंस को लेके जाता है राइबोसोम के पास, तो राइबोसोम जो है वो सीक्वेंस से खास अमाइनो एसिड्स को मिलाकर नई प्रोटीन बना देता है, इसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर जो है हम इसको थोड़ा सा मज़ीद डिटेल से देख लें, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आप इस तरह से देखें, हमारे पास फर्ज करें मैं डीएनए का एक स्ट्रैंड बना रहा हूँ यहाँ पर, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड, यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर गवानीन है, यहाँ पर साइटोसिन है, यहाँ पर थायामीन है, यहाँ पर फिर एडेनिन है, यहाँ पर फिर एडेनिन है और यहाँ पर फिर थायामीन है, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड है। अब इससे फर्ज करें हमारे पास बनेगा मैसेंजर आरएनए। क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जब बनेगा तो इससे क्या होगा? एडेनिन के सामने क्या आएगा आप बताएं, ठीक है। आपके जहन में फ़ौरन आपने कहा होगा थायामीन, नहीं थायामीन नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था यहाँ पे क्या बन रहा है, आपने जहन में रखना, यहाँ पे बन रहा है आरएनए, और आरएनए के अंदर थायामीन नहीं होता। आरएनए में एडेनिन के साथ क्या आता है? यूरासिल आता है। गवानीन के सामने क्या आएगा? साइटोसिन। साइटोसिन के सामने क्या आएगा? गवानीन। थायामीन के सामने एडेनिन। थायामीन की जगह पर आता है यूरासिल, थायामीन के सामने नहीं आएगा। थायामीन के सामने एडेनिन ही आएगा। एडेनिन के सामने क्या आएगा? यूरासिल। फिर एडेनिन के सामने यूरासिल, फिर थायामीन के सामने एडेनिन। अब ये हमारे पास बन गया मैसेंजर आरएनए। अब इसमें हमने क्या किया? डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को किस में कॉपी कर लिया? सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड में, ठीक है। इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर ये भी जो आरएनए है ना हमारे पास, ये जाता है राइबोसोम्स के पास। किसके पास जाता है? राइबोसोम्स के पास। फिर वो जो राइबोसोम्स है ना वो इससे क्या बनाते हैं? वो इससे बनाते हैं प्रोटीन्स। क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स बनाते हैं। वो प्रोटीन्स इससे कैसे बनाते हैं? हमारे पास ये जो एक इस तरह से हमारे पास ये तीन न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है ना, एक कोड का काम करती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर UCG, ठीक है, UGC जो, ठीक है, UCG है हमारे पास, ये कोड है एक अमाइनो एसिड का इस तरह से। अब क्या वो उस फला अमाइनो एसिड को बुला ले, 20 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, तो फला अमाइनो एसिड को बुला लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगला एक कोड है, उसको बुला लिया। अब ये दोनों अमाइनो एसिड जो हैं ये आपस में इस तरह से लिंक्ड है, जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए। इस तरह फिर इससे आगे हमारे पास जो है अगले अमाइनो एसिड्स को बुला लिया इस तरह से। अब ये राइबोसोम जो है इस तरह से इसको डिकोड करते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं इस कोड को, इसी वजह से हम इसे ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स होपफुली जो है वो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ट्रांसलेशन क्या होता है मैंने आपको काफ़ी डिटेल में इसको बता दिया, ठीक है। तो हम जो है वो अपना अगला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास जीन है, जीन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें हमारे पास तो पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, दैट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन इज नोन एज
ये जीन की असल स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है। इससे पहले हमने देखा जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं, जीन क्रोमोसोम पर मुश्तमिल, डीएनए पर मुश्तमिल होती हैं। ये जीन की स्पेसिफिक डेफिनेशन, डीएनए का वो हिस्सा इसके पास खास किस्म की प्रोटीन बनाने वाली इन्फॉर्मेशन होती है, इसे हम जीन कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आपने दूसरी डेफिनेशन करनी है, जो लोकस है। लोकस क्या है? पोजीशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकस। लोकस के साथ आपने डायग्राम बना देनी है, इतनी आप रंग बिरंगी नहीं बनानी है आपने, सिंपल इस तरह से आप एक जीन बनाएं, एक यहाँ पर बनाएं, इसके ऊपर कैपिटल ए लिख दें, इसके ऊपर स्मॉल ए लिख दें, ये इसकी ये इसका लोकस है, ये इसका क्या है? लोकस हो गया। इसके बाद जो है हमारे पास अगली डेफिनेशन आएगी, वो हमारे पास है अलील्स की। किसकी डेफिनेशन है? अलील। अलील्स किसे कहते हैं? द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन आर कॉल्ड अलील्स। एक जीन की जो मतबादल शक्लें उन्हें अलील्स कहते हैं। अगर एक इंडिविजुअल के पास ए जीन पेयर है तो ए और ए एक दूसरे की अलील्स हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने इसकी ये डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखनी है और साथ आपने यही डायग्राम दोबारा से बना देनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास जो अगली डेफिनेशन जो है आप लोगों ने याद करनी है, वो हमारे पास जीनोटाइप है। जीनोटाइप क्या है? खास कम्बिनेशन होती हैं जीन्स के एक जानदार के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है होमोजाइगस जीनोटाइप और एक है हेटेरोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है। अब होमोजाइगस जीनोटाइप क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से डेफिनेशन है इसकी, ऐसे जीनोटाइप, ठीक है, जिसमें जीन पेयर्स जो हैं वो दो आइडेंटिकल एलील्स पर मुश्तमिल होते हैं, एक जैसे एलील्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसे हम होमोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है, यहाँ तक। और ऐसा जीनोटाइप जिसमें एलील्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट एलील्स पर मुश्तमिल होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके साथ जो है वो आप मिसाल, इसके साथ आप मिसाल कैपिटल ए और स्मॉल ए वाली दे देंगे, और इसके साथ आप कैपिटल ए स्मॉल ए वाली मिसाल जो है वो दे देंगे। स्टूडेंट्स इसके इन्होंने एक एग्जाम्पल दी गई है, ठीक है। अगर हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस करें यहाँ पर ठीक है तो देखें यहाँ पर हमारे पास वो कहता है हमारे अंदर ना एक जीन होता है ए, ठीक है, एक जीन है। अभी जीन की दो शक्लें हैं, अलील्स हैं, अलील्स जिनकी दो शक्लें इसकी अलील्स हैं। अब इन दोनों अलील्स जो हैं हमारे जिस्म के अंदर इनके पेयर्स मौजूद होते हैं। अगर आप इनका पेयर्स बनाए तो इनके तीन पॉसिबल पेयर्स बनते हैं, एक ये है कैपिटल ए के स्मॉल ए और के कैपिटल स्मॉल ए, इनके तीन पॉसिबल पेयर्स बनते हैं। अब इन तीन पॉसिबल पेयर्स में से कोई सा एक पेयर हमारे अंदर होगा। अब ये जो जीन है ना हमारे पास से, वो कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर एक पिगमेंट होता है ब्राउन कलर का, जिसे हम कहते हैं मेलानिन। उस मेलानिन की पिगमेंट है ना, इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। अगर मेलानिन बनेगा, ए कहती है, कैपिटल ए कहती है कि मेलानिन बनेगा, स्मॉल ए कहती है कि मेलानिन नहीं बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कैपिटल ए ये भी कहती है मेलानिन बनेगा, ये भी कहती है मेलानिन बनेगा, तो मेलानिन बनेगा। स्मॉल है, ये कहती है मेलानिन नहीं बनेगा, ये भी कहती है मेलानिन नहीं बनेगा, तो मेलानिन नहीं बनता। जब मेलानिन नहीं ना बनता तो हमारी स्किन का कलर डार्क नहीं होता, बिल्कुल वाइट हो जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं बीमारी है, जिसे हम कहते हैं एल्बिनिज्म। क्या कहते हैं? एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म एक बीमारी है जिसमें स्किन का कलर जो है बिल्कुल वाइट हो जाता है, एक हेरिडिटरी विरासती बीमारी है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास जीनोटाइप होती है, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए जो है, यहाँ पर कैपिटल ए कहता है हमारे पास मेलानिन बनेगा, स्मॉल ए कहता है कि नहीं बनेगा, लेकिन मेलानिन बनता है। क्यों? क्योंकि कैपिटल ए जो है यहाँ पर डोमिनेंट होती है, जबकि जो स्मॉल ए है हमारे पास वो यहाँ पर क्या होती है? रिसेसिव होती है, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम जो है वो आगे लेकर चलेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास डोमिनेंट अलील की डेफिनेशन है कि जब हमारे पास हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक जो अलील है वो छुपा देता है या प्रिवेंट करता है द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर, इसे हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, ठीक है। जबकि एक ऐसी अलील जिसमें हमारे पास अपने असर को नहीं जाहिर करती, छुपा के रखती है, उसे हम रिसेसिव अलील कहते हैं। दूसरा फर्क इसका ये होगा कि डोमिनेंट अलील को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा, जबकि रिसेसिव अलील को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। और इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैंने आपको ऊपर एल्बिनिज्म में दे दी है तो आपने उसकी एग्जांपल लिखनी है कि कैपिटल ए, ठीक है, आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है, इसके अंदर जो कैपिटल ए है ये डोमिनेंट और स्मॉल ए क्या है? रिसेसिव है। इसके बाद आपने यहाँ से फिनोटाइप की डेफिनेशन करनी है, ठीक है। फिनोटाइप द एक्सप्रेशन ऑफ दिस द एक्सप्रेशन ऑफ जीनोटाइप इज नोन एज फिनोटाइप, और ये आपने इसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हैं, ठीक है। अभी हमारे पास जब हमारे डिटेल लेक्चर्स ठीक है, जब हमने डिटेल लेक्चर्स हमने क्लासेस में इसको डिटेल से पढ़ा, लेकिन अभी हम चूँकि यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। आपने मेंडल की जहन में रखनी है। मेंडल जो एक प्राइस था, एक पादरी था ऑस्ट्रिया के मुल्क के अंदर, ठीक है, उसने मटर के पौधे को सिलेक्ट किया था। मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम क्या है? पाइजम सेटिवम। आपने इसको जहन में रखना है। अब उसने मटर के पौधे को क्यों चूज़ किया था, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है। आपने ये 4 पॉइंट्स जो हैं इसको जहन में रखने हैं, ठीक है, कि उसके अंदर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर मुख्तलिफ ट्रेड्स खसूसियात होती हैं, कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेड्स तो मुराद है एक खसूसियत के बिल्कुल ऑपोजिट एक दूसरी खसूसियत भी होती है, ठीक है। उसके बाद जो ये है द ऑर्गेनिज्म शुड बी सेल्फ फर्टिलाइज इसकी सेल्फ पोलिनेशन में करवाई जा सकती है और क्रॉस पोलिनेशन में कराई जा सकती है।
और जो जानदार है इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, ज़्यादा लंबा इसका लाइफ स्पैन नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें ये आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। ये मेंडल के 7, ये मटर के पौधे के 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं। ठीक है, एक है सीड शेप, एक है सीड कलर, एक है फ्लावर कलर, एक है पोड शेप, एक है पोड कलर, एक है फ्लावर पोजिशन और एक है स्टेम लेंथ। अब सीड शेप को देखें, जो आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं ये डोमिनेंट है, ये सारे क्या हैं, डोमिनेंट हैं। और जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे क्या हैं, रिसेसिव हैं। ये क्या है, तो अब सीड शेप एक ट्रेट है, खसूसियत है। अब इसमें जो डोमिनेंट है वो क्या है, राउंड, और रिसेसिव क्या है, रिंकल। सीड कलर में डोमिनेंट क्या है, येलो, और सीड शेप में, ठीक है, सीड कलर में हमारे पास जो है रिसेसिव क्या है, ग्रीन। फ्लावर जो कलर है उसमें डोमिनेंट क्या है, पर्पल, और रिसेसिव क्या है, वाइट। इस तरह पोड वो दाना जिसके अंदर मटर के दाने होते हैं, वो छिलका, ये इन्फ्लेटेड मतलब सीधा है, कंस्ट्रक्टेड मतलब इस तरह से सिकुड़ा हुआ है। पोड कलर ग्रीन और येलो। इस तरह फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल, स्टेम लेंथ लॉन्ग और शॉर्ट। लॉन्ग डोमिनेंट है, ऊपर वाले डोमिनेंट, नीचे वाला रिसेसिव है। ठीक है, तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने जो है वो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स ठीक है हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम इसे दोबारा से देखें थोड़ा सा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। जब आप सेग्रीगेशन, ठीक है, तो आप यहाँ से उसकी डेफिनेशन लिख देनी है कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, जो जीन्स हैं एक पेयर की वो सेग्रीगेट अलग होती हैं दूसरों से, और हर गैमेट के अंदर, ठीक है, उस पेयर में से एक जीन आता है। ठीक है, जब दोनों जीन्स आपस में मिल जाते हैं वो दोबारा से इकट्ठे हो जाते हैं, इसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम समझते हैं एक क्रॉस है जिसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। स्टूडेंट्स, अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर आखिर ऐसा क्या है, ठीक है, इसको हम एक मिनट बाद देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास है, ठीक है, इसको देखें, यहाँ से आपने देखना है। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसे क्रॉस को कहते हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है वो एक वक्त में हम एक ट्रेड को स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन है। और आपने ये ट्रू ब्रीडिंग, ये होमोजाइगस, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है होमोजाइगस, ये आपसे एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट इसको जहन में रखना है। इसके बाद अगर हम जो है वो देखें इससे आगे थोड़ा सा सेग्रीगेशन को डिस्कस करें। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। नॉर्मली हमारे पास इस तरह से होते हैं। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक मेल प्लांट है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो दूसरा फीमेल प्लांट है। ठीक है, फीमेल पार्ट है प्लांट का। अब इसके अंदर हमारे पास एक सीड है आर, कैपिटल आर, इसके अंदर है स्मॉल आर। इसके अंदर हमारे पास जो है तो एक देख लेते हैं, कैपिटल आर, इसके अंदर है स्मॉल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इसको देखें, या भी कैपिटल आर ये क्या है, राउंड है, और ये राउंड की क्या है, होमोजाइगस राउंड है। ठीक है, और ये रिंकल है, इसके अंदर स्मॉल आर और स्मॉल आर था, ये क्या है, रिंकल, और रिंकल भी कौन सी है, होमोजाइगस। स्टूडेंट्स, अभी जब ये मेंडल का लॉ कहता है जब ये दोनों क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, मतलब ये अलग होगा और ये अलग होता है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ से ये अलग होता है स्मॉल आर वाला, और यहाँ से ये अलग होता है, तो ये अलग गैमेट्स में जाते हैं, ये अलग गैमेट्स में जाते हैं, ये अलग गैमेट्स में जाते हैं और ये अलग गैमेट्स में जाते हैं। फर्स्ट करें इस वाला जो था, ये वाला था, ये स्पर्म है, ये का जो स्पर्म था वो इस एग का जाकर मिल गया। अब इसके पास क्या था, कैपिटल के पास क्या था, स्मॉल आर। ठीक है, अभी एक कैपिटल आर, और अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, तो दूसरा हमारे पास जो है वो इस तरह से एक ये कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर। अब दोबारा से क्रोमोसोम्स जो हैं जीनोटाइप दोबारा से पेयर्स की शक्ल में आ जाते हैं। ये हमारे पास मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। ठीक है, आपने इसके साथ ये क्रॉस जो है वो ड्रॉ करना है, आसान क्रॉस है। जब राउंड के साथ क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास 75% राउंड आएंगे और 25% रिंकल आएंगे। ठीक है, ये हमारे पास कैसे है, ये पनट स्केयर के जरिए हुआ है। ठीक है, इसको वो पनट स्केयर को जो है वो आपके बुक के अंदर जो है वो आगे एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको। देखिए यहाँ से उसने आर का कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस करवाया, यहाँ से कैपिटल आर आया हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास स्मॉल आर आया। ठीक है, अभी दोनों हमारे पास जीनोटाइप में मिले यहाँ पर, तो हमारे पास राउंड बेस बना। अब जब राउंड के साथ क्रॉस करवाया तो यहाँ पे इस तरह से जीनोटाइप्स अलग हो गई, और यहाँ पे उसने एक तरफ एक के जीनोटाइप लिख ली, दूसरी तरफ दूसरे के। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये पनट स्केयर इसे कहते हैं। अब कैपिटल आर दोनों को मिलाकर यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ये वाला और ये वाला कैपिटल आर और स्मॉल आर लिख दिया, यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर ये लिख दिया। ठीक है, तो आपने ये क्रॉस भी जहन में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये भी जो है ये होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, ये दोनों हेट्रोजाइगस हैं। अभी होमोजाइगस राउंड है, ये होमोजाइगस ठीक है रिंकल है, और ये दोनों हेट्रोजाइगस राउंड हैं। ठीक है, होपफुली जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ रही होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मुकम्मल हो गया। हमारे पास जो अगली जो है वो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में सबसे पहले आपने डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन करनी है। एक ऐसा क्रॉस जिसके अंदर हम एट द सेम टाइम में दो क्रेट को स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंदर आपने इसको एग्जांपल दे देना है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीड शेप को भी स्टडी कर रहे हैं, राउंड है या रिंकल है, सीड कलर को भी स्टडी कर रहे हैं, येलो है कि
ग्रीन है, ठीक है। तो हम दोनों ट्रेट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों के जीनोटाइप जो हैं वो इस तरह साथ साथ बड़े होते हैं। फ्रेंड्स आप इस तरह देखें, यहाँ हमारे पास एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर हमारे पास इस तरह फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे सीड शेप है, कैपिटल आर, और बिल्कुल इस हमारे पास यहाँ पर जो है वो ठीक है, जो सीड शेप का था पहले, ये सीड कलर का है, कैपिटल वाई है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस तरह से एक क्रोमोसोम के ऊपर दोनों हमारे पास जीन्स के एलील्स पड़े होते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जहाँ पर जब ये अलग होगा हमारे पास इस तरह से, तो यहाँ पे जब इसके ऊपर कैपिटल आर आएगा और यहाँ पे कैपिटल वाई, दूसरा भी इसी तरह से अलग होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इस तरह से समझ आ रही है। जब ये गैमेट में आएगा तो इसके पास कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है। इसी तरह जब ये अलग होगा तो इसके पास एक स्मॉल आर भी आएगा और स्मॉल वाई भी आएगा। इसके पास भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई, और इस तरह यहाँ पर भी स्मॉल आर और यहाँ पर भी स्मॉल वाई। जब ये अलग होगा इसके पास ठीक है, इस तरह से ये स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई आएगा, ठीक है। अब ये भी दोबारा आपस में मिलेंगे, ठीक है, ये वाला कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला इस तरह से, ठीक है। ये भी फर्ज करें आप, ये कैपिटल आर है और ये कैपिटल वाई है, और ये जब इस तरह से ये स्मॉल आर है हमारे पास और ये स्मॉल वाई, तो इसकी जीनोटाइप क्या बन जाएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसकी हमारे पास आर डोमिनेंट है, वाई भी डोमिनेंट है, जिसकी हमारे पास फिनोटाइप क्या होगी, राउंड और येलो, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट वीडियो कर रहे हैं तो इस वजह से मैं इसको ज़्यादा डिटेल से एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी टाइम मैंने इसको थोड़ा सा लेंथी कर दिया, ऑलरेडी टाइम ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर आप इसका डिटेल लेक्चर सुनना चाहते हैं ठीक है, तो वो आप सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन होपफुली आपने पहले पढ़ा हुआ है और मेरे समझाने से आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। स्टूडेंट्स ये इसका पनेट स्क्वायर है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। स्टूडेंट्स अब असल में मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहना क्या चाहता है, मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब होता है तरतीब पाना, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद आना। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो अलील्स हैं एक जीन पेयर के, वो सेग्रीगेट करते हैं आज़ाद आना दूसरे अलील के जीन से। सब इसको देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ना, जैसे मैंने आपको बताया, अब यहाँ पे कैपिटल आर है और यहाँ पे फर्ज करें स्मॉल वाई है, यहाँ पर हमारे पास क्या है यहाँ पे फर्ज करें स्मॉल आर है, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल वाई, ये फर्ज करें हमने एक जीनोटाइप ले लिया। अब ज़ाहिर ऐसे नज़र आ रहा है कि जब ये क्रोमोसोम्स अलग होंगे तो कैपिटल आर जो है ये हमेशा कैपिटल वाई के साथ जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, मेंडल कहता है ऐसा नहीं है, बल्कि ये जो कैपिटल आर है ये इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, समझ आ रही, ठीक है। ये जो कैपिटल आर है इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, और ये जो स्मॉल आर है ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। मसलन हमारे पास लाज़मी नहीं है कि ऐसे ही बनेंगे, हमारे पास इस तरह के भी क्रोमोसोम्स आ सकते हैं कि इसमें ये एक कैपिटल आर हो और दूसरा कैपिटल वाई हो, इस तरह से, ठीक है। मतलब इसका जो अलील है वो इधर आ जाए, ठीक है। अब ऐसे कैसा पॉसिबल है, ऐसे पॉसिबल है क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए से। क्रॉसिंग ओवर आपने पता है, क्रॉसिंग ओवर आपने पढ़ा होगा है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असल में इसको बात को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो होपफुली जो है वो आपको इनकी समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम जो है हम इसको पनेट स्क्वायर को एक मरतबा ब्रीफ सा दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। पनेट स्क्वायर जो है वो हमारे पास होता क्या है यहाँ से पनेट स्क्वायर की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आप इसकी डेफिनेशन करिएगा। पनेट स्क्वायर ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है, जो कि आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। ये पनेट स्क्वायर उसने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपने इस पनेट स्क्वायर में से आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो फिनोटिपिक रेशो है वो 9:3:1 है। 9 मतलब 9 आपके ध्यान रखने हैं, 9 हमारे पास जो हैं वो राउंड येलो प्लांट्स हैं, एक जो है वो रिंकल ग्रीन है। 9 क्या है, राउंड येलो है, एक क्या है, रिंकल ग्रीन है, 3 हमारे पास राउंड ग्रीन है और 3 हमारे पास रिंकल येलो हैं, ठीक है। तो इसके एक मतलब आप इसको देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कोडोमिनेंस की एग्जांपल है। कोडोमिनेंस की एग्जांपल में डेफिनेशन है, कोडोमिनेंस की डेफिनेशन में आपने इसकी यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। को का मतलब होता है, ठीक है, कोडोमिनेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम जो है कोडोमिनेंस हमारे पास एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम क्या कहते हैं, हम जो है एक हेट्रोजाइगस जीनोटाइप के अंदर एक जीन के जो दोनों एलील्स हैं वो दोनों अपने आप को क्या कर लेते हैं, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह के जो फिनोमिना है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वो आप ये देंगे, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, ठीक है, IAIB, ठीक है। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारे पास बेसिकली एक आई जीन है जो कि हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम को कंट्रोल करती है। इसकी 3 अलील्स हैं, IA है, एक है IB और एक है स्मॉल आई, ठीक है।
अब इनके ये पेयर्स हमारे जिस्म के अंदर हो सकते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं उसने, ठीक है। अब जब आई ए होगा, आई ए होगा, ठीक है, तो ये एंटीजन ए प्रोड्यूस करेंगे। एंटीजन ए क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर इस तरह से एक प्रोटीन होती है जिसे हम ए कहते हैं। और जब एंटीजन ए होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है। अब जिस पर्सन के पास आई बी होगी, जिसके पास ये होगी, उसके पास एंटीजन ए नहीं बनेगा, उसके पास क्या बनेगा, एंटीजन बी, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। ऐसा शख्स जिसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। जिसके ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इस तरह से आपके बुक में ब्लड ग्रुप के सिस्टम लिखे हुए हैं कि हमारे पास, याद रखिए, जो आई ए है और आई ए है, एक ऐसा पर्सन जिसके पास ये जीनोटाइप है उसका ब्लड ग्रुप भी ए होगा, और जिसके पास ये जीनोटाइप है उसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इस केस में भी एंटीजन ए बनेगा और इस केस में भी एंटीजन ए बनेगा। आई ए कहेगा कि एंटीजन ए बनाओ, आई कहेगा कोई एंटीजन ना बनाओ, लेकिन आई ए स्मॉल आई पर कंप्लीटली डोमिनेंट होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, कोडोमिनेंस की एग्जांपल क्या है, कोडोमिनेंस की एग्जांपल है ये वाली आई ए और आई बी। मेंडल कहता था कि जब एक हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसमें एक अलील जो है वो दूसरे पर डोमिनेंट होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों ही अपने आप को कंप्लीटली डोमिनेट कर रहे हैं। आई ए जो है ये एंटीजन ए बना रहा है, आई बी जो है ये एंटीजन बी बना रहा है। तो हमारे पास हो क्या रहा है, जो नतीजा में रेड ब्लड सेल बन रहे हैं उसके पास एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। तो आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस के फिनोमिना को शो करता है, तो वो हमारे पास ए बी ब्लड ग्रुप जो सिस्टम जो है वो इसको फिनोमिना को शो करता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल डेफिनेशन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, कैसा फिनोमिना है जिसमें एक पास एक टाइप है, ठीक है, उसके अंदर एक जीन के जो दो अलील हैं दोनों ही अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि दोनों ही अपने आप को नामुकम्मल एक्सप्रेस करते हैं, इनकम्प्लीट एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल 4 o'clock प्लांट है। ये 4 o'clock प्लांट में कितने फ्लावर्स के कलर होते हैं, 3 फ्लावर्स के कलर होते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में आप क्या लिखेंगे, इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स आपने क्रॉस, सिंपल एक क्रॉस ड्रॉ करना है, ये वाला। अब देखें यहाँ पर कैपिटल आर, अब इस ये हमारे पास एक जीन है आर, ठीक है। अब ये जो आर है इसकी दो शक्लें, क्या कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। कैपिटल आर कहता है कि सीड की शेप जो है वो रेड होगी, जिसके पास स्मॉल आर है वो कहता है कि सीड की शेप जो है वो हमारे पास वाइट होगी। लेकिन अब इस केस में कैपिटल आर जब स्मॉल आर आ रहा है, इस केस में सीड की शेप मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग रेड होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास 4 o'clock प्लांट में क्या होता है, उसकी सीड की जो कलर है, हमारे पास सीड का जो कलर है, सॉरी सीड क्या ना, फ्लावर का जो कलर है हमारे पास, वो हमारे पास राउंड नहीं होता, बल्कि हमारे पास क्या होता है, पिंक होता है। मतलब ना ये इसने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस किया, ना ही वाइट ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर एक्सप्रेस किया, बल्कि दोनों ने इनकम्प्लीट अपने आप को एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। और जब इन दोनों का क्रॉस करवाया जाता है तो फिर पनेट स्क्वायर के नतीजे में हमारे पास जीनोटाइप क्या आती है, एक रेड बनता है, एक वाइट बनता है और दो हमारे पास जो है वो पिंक बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो वेरिएशंस हैं, ये आपसे एमसी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये 4 पॉइंट्स आपसे आते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा हाउ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, हाउ वेरिएशंस आर प्रोड्यूस, वेरिएशंस जो है वो किस तरह से पैदा होती हैं, ठीक है। तो आपने इसको बता देना है, ठीक है। 4 पॉइंट्स लिख देने। क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको पहले बता दिया है। क्रॉसिंग ओवर हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है, हम डीएनए के सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान, ठीक है। उसके बाद म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन कहते हैं चेंज इन डीएनए को, ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। वेरिएशंस का म्यूटेशन जो है ये गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान भी होती है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म जो है वो एक के साथ जब मिलता है तो इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब स्पर्म के पास अलग डीएनए, एक के पास अलग डीएनए, जब दो डिफरेंट तरह के डीएनए आपस में मिलेंगे तो हम इससे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद जीन फ्लो से मुराद है जीन्स का फैलना, ठीक है, मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। तो ये भी हमारे पास वेरिएशन का इंपॉर्टेंट सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 सोर्सेज हो गए वेरिएशंस के स्टूडेंट। इसके बाद हमारे पास जो है वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन है। इसमें आपसे फ़र्क पूछता है कि इसका फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क आपने लिखना है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट फ़र्क है इसका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे आता है स्टूडेंट, आपसे पेपर में लाजमी पूछता है। तो आपने फ़र्क लिखना कैसे है, ठीक है। मैं बोलता जाता हूँ, टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आप भी लिखते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। आपने बताना है कि जो डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस है ना, इसमें डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हैं। आपने लाइन लगा के इस तरह से लिखना है। और जो कंटिन्यूस वेरिएशंस होती हैं डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, कंटिन्यूस वेरिएशन में डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स नहीं होती, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट जो है वो आपने लाइन लगाना है, दरम्यान में फ़र्क जब लिखना है तो आपने बताना है कि जो कंटिन्यूस, यहाँ पे आप डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन में आपने लिखना है कि डिसकंटिन्यूस वेरिएशन शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स, कंटिन्यूस वेरिएशन में लिखना है कंटिन्यूस वेरिएशंस डू नॉट शो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स। इनके अंदर वाज़ा फिनोटाइप नहीं होती, इनके अंदर वाज़ा फिनोटाइप होती हैं। यहाँ पे आपने लिखना है दे आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन पेयर, क्या लिखना है, दे आर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन पेयर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपने लिखना है दे आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स पेयर, ये बहुत सारे जीन्स के पेयर जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है दे आर not influenced by environmental factors, they are not influenced by environmental
फैक्टर्स, ठीक है, इन पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कोई असर नहीं होता, ठीक है। और जबकि यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको शॉर्ट, और यहाँ पे आप एंड पे आके आप एग्जांपल लिखेंगे, इसकी एग्जांपल जो है वो आप लिख देंगे डिसकंटिन्यूस की, आप लिख देंगे डिसकंटिन्यूस से मुराद जिस तरह ब्लड ग्रुप सिस्टम है, क्या है, अब ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है स्टूडेंट चार ही हैं, ए बी और ओ। अब इन चारों में से कोई भी एक होगा, ये डिसकंटिन्यूस नहीं है, मुसलसल वेरी नहीं कर रहा, ठीक है, इन चारों में से कोई एक होगा, ठीक है। इसको एक ही जीन का पेयर कंट्रोल करता है, आई। ऐसा कि ठंडे माहौल में रहते हैं उनका ब्लड ग्रुप ए होगा, जो गर्म में माहौल में रहते हैं उनका ब्लड ग्रुप बी होगा, ऐसा नहीं है। ये माहौलियाती अवामिल असरअंदाज नहीं होते, जो हाइट है, ठीक है, माहौलियाती अवामिल उस पर असरअंदाज होते हैं, बहुत सारे जिन के पेयर्स जो कंट्रोल होते हैं, उसकी वाज़ह फिनोटाइप नहीं होती कि या तो 5 या तो ये 1 फीट का दोगा, या 2 फीट का दोगा, 3 फीट का दोगा, मुसलसल कद की रेंज वेरी करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फ़र्क है, इसको आपने मैंने आपको बता दिया, अगर आपको समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन है, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की डेफिनेशन करनी है। अब इसे बायोलॉजिकल वेरिएशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारे पास वक्त के साथ साथ जानदारों की खसूसियात और उनके अशकाल में तब्दीली आना, ठीक है। अब साथ आप इसके एक्स्ट्रा चीज़ क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा चीज़ आप लिखेंगे कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है हमारे पास इसके अंदर 2 बड़े प्रोसेसेस शामिल हैं, ठीक है। एक है अल्टरेशन इन जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ जानदारों के इकसाम में, ठीक है, जो जीनियाती खसूसियात में तब्दीली आना, और क्रिएशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अ सिंगल जीन, ठीक है। इसके साथ जो है वो स्टूडेंट्स जो हैं आप लोग जो है वो आगे क्या लिखेंगे, आगे हमारे पास MCQs हैं, ठीक है। कौन कौन से MCQs हैं, 3 MCQs जो हैं वो स्टूडेंट्स आते होते हैं, बच्चे गलत करते हैं, इसे इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। डी ब्यूफन जो है ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने एवोल्यूशन पर हिंट किया था। अब ये क्या MCQ है, वो आपसे पूछेगा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले एवोल्यूशन को हिंट किया था, वो डी ब्यूफन था। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन पेश किया था, वो डी लमार्क था, वो क्या था, डी लमार्क। और वो कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पेश किया था, वो डार्विन था, ठीक है। तो 3 MCQs हैं। एवोल्यूशन को सबसे पहले हिंट किसने किया था, डी ब्यूफन ने। मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन सबसे पहले किसने पेश किया था, डी लमार्क ने। और चार्ल्स डार्विन ने क्या किया था, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पेश किया था 1838 के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या कहती है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन कहती है कि दुनिया के अंदर जितने भी जानदार हैं इनको इनकी असल शक्ल में पैदा किया गया है, मतलब 8 से 100 साल, 1000 साल, अरब साल पहले भी इसी तरह से ही थे, ठीक है। जबकि थ्योरी ऑफ डार्विन जो है, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो इस किस्म, वो इससे बिल्कुल मुतजाद है, ठीक है, बिल्कुल ऑपोजिट है। वो कहती है कि जानदार दुनिया में पहले एक जानदार था बैक्टीरिया, उससे इवॉल्व होकर बाकी सारे जानदार बने, ठीक है। स्टूडेंट डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, डार्विन ने अपनी जो थ्योरी थी 5 साल सफ़र के बाद, वोएज कहते हैं सफ़र को, समुद्री सफ़र को, ठीक है, उसने समुद्र का सफ़र किया था 5 साल का, ठीक है। उसकी का नाम था HMS बीगल। ये उसकी कश्ती का नाम आपसे MCQ पूछा जाता है कि डार्विन ने किस कश्ती के अंदर सफ़र किया था, उसका नाम क्या है, HMS बीगल, ठीक है। उसके बाद उसने सफ़र के बाद उसने किताब लिखी थी ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किताब का नाम है। और सन क्या है, 1859। ये आपसे MCQ पूछा जाता है कि किस सन में उसने किताब को पब्लिश किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के मुतालिक, ये आपने जहन में रखनी है स्टूडेंट। इसके बाद जो चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बेहतर जीनियाती खसूसियात हैं वो ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं आने वाली नस्लों के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद आपने यहाँ से एक फिटनेस की डेफिनेशन करनी है। फिटनेस क्या मतलब क्या है, फिटनेस मीन्स एन ऑर्गेनिज्म एबिलिटी टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके फिटनेस की डेफिनेशन हो जाएगी। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़्यादा जानदार पैदा करते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें, ठीक है, ताकि वो जिंदा जानदार जो हैं वो फिटनेस में वेरी कर सकें, ठीक है। ये जो कंडीशंस हैं ये जानदारों के दरमियान एक स्ट्रगल पैदा करती हैं ताकि वो ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सकें। अब स्टूडेंट्स आपके बुक में इसकी 2 एग्जांपल्स गिवन हैं, ठीक है। एक ये एग्जांपल है, मैं इसको हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। हमारे पास जो कैट है उसे वाइट डॉग्स जो हैं वो बहुत पसंद है। अब यहाँ पे एक जो कैट है ये ठीक है ये दरमियान में, ठीक है, मीडियम कलर डार्क, मीडियम डार्क है इसका कलर। इसने एक वाइट कैट को बनाया, एक मीडियम कलर के रैट कह रहा हूँ रैट, ठीक है। ये हमारे पास एक जो है मीडियम डार्क रैट है, इसने एक वाइट रैट बनाया, इसने एक मीडियम रैट बनाया और इसने एक डार्क रैट बनाया। अब बिल्ली ने क्या किया, बिल्ली को ये पसंद है, बिल्ली ने इसे खा लिया। अब ये बाकी कितने बच गए, बाकी ये 2 बच गए, ठीक है। ये ठीक है हमारे पास इनको बिल्ली ने नहीं खाया। अब ये हमारे पास फिर इन्होंने आगे से अपनी नस्ल पैदा की। अब बिल्ली ने इसको भी खा लिया और इसको भी खा लिया। अब ये डार्क कलर बच गए। अब ये डार्क कलर जब आगे इन्होंने रिप्रोडक्शन की तो डार्क कलर जो है वो आगे सारी जनरेशन में कॉमन हो गए। इससे हम कहते हैं फिटनेस। फिटनेस का मतलब है ऐसे खसूसियात जो कि आपको सर्वाइव करने के कारण बनाते हैं, इससे हम कहते हैं फिटनेस, ठीक है फ्रेंड्स। हमारे पास इसके एक एग्जाम्पल है और स्टूडेंट्स हमारे पास इसके एक दूसरी एग्जाम्पल भी है, ठीक है। इसको एक मिनट सुन लें, आसान है, मैं आपको इसको बता देता हूँ।
इंग्लैंड में 19वीं सेंचुरी के अंदर ना एक सनती इनकलाब आया था, ठीक है। सनती इनकलाब क्योंकि जब इंग्लैंड जो था, बरतानिया, वो आपके मुल्क के ऊपर काबिज था, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक है, और पाकिस्तान, ये सब कॉन्टिनेंट था तब, तो इनके ऊपर जो था वो इंग्लैंड की हुकूमत थी, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारा सामान जो था वो इंग्लैंड जाता था, वहाँ पे मैन्युफैक्चर होता था और दोबारा आपके मुल्क में आकर वो उसको सेल करते थे, ठीक है। तो वो जो था एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया इंग्लैंड के अंदर। तो इंग्लैंड में ना पहले दरख्त होते थे, उनके ऊपर ना सफ़ेद कलर की एक लाइकन कहते हैं, फंगस है, ठीक है, फंजाई है एक, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फंजाई है एक, ठीक है, ये एक लाइकन है, ये दरख्तों के ऊपर इस तरह से ना अटैच होती थी, बिल्कुल जुड़ी होती थी। आपको पता है दरख्तों का लकड़ी का कलर होता है डार्क, अब वो लाइकन का कलर होता था वाइट, बिल्कुल उसके ऊपर जुड़ी होती थी। अब वहाँ पे ना एक परवाना है जिसे आपकी बुक में रिप्रेजेंट किया गया, ये हमारे पास जो है ये मौत है, ये क्या है, मौत कहते हैं परवाने को, ठीक है। वाइट कलर का होता था। अब जो वाइट कलर का परवाना उसके ऊपर आकर बैठ जाता था, वाइट कलर की लाइकन के ऊपर, दरख्त का कलर डार्क था, उसके ऊपर वाइट कलर की हमारे पास लाइकन थी, वाइट कलर के लाइकन के ऊपर वाइट कलर का परवाना आकर बैठ जाता था, ठीक है। जब वो बैठ जाता था वो नज़र नहीं आता था, जब वो शिकारी आता था उसका खाने के लिए, उसको वो नज़र नहीं आता था, वो बच जाता था। फिर क्या हुआ, जब इंग्लैंड में सनती इनकलाब आया तो एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जब एयर पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ तो वो जो दरख्त था, दरख्त के ऊपर जो वाइट कलर की जो थी लाइकन ग्रो की हुई थी, वो वाइट लाइकन जो है वो अब ख़त्म हो गई, ठीक है। अब वो ख़त्म हो गई, अब दरख्त का नीचे से कलर फिर डार्क निकल आया। अब जब डार्क कलर के ऊपर वाइट आके बैठता था मौत, तो वो उसे फ़ौरन से नज़र आ जाता था, ठीक है, तो शिकारी से खा जाता। तो उसने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट किया, अपने आप का कलर क्या कर लिया, डार्क कर लिया, ठीक है। तो ये एक इसकी एग्जाम्पल जो है वो आपकी बुक के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है, ठीक है। उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन वहाँ पे लास्ट टॉपिक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है इसका पर्शियन ईरानी सबूर बेरूनी ने 18वीं सदी में दिया था, आपने इसको ध्यान में रखना है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन के हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ इसकी डेफिनेशन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है ये मसनूई सिलेक्शन है, ठीक है। आप इसमें हम क्या करते हैं, जानदारों को सिलेक्ट करके फिर इंटरब्रीड करवाते हैं ताकि जानदारों की बेहतर खसूसियात अगली नस्लों के अंदर मुंतकिल हों, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो है ये आपने करनी है, इस इंटेंशनल ब्रीडिंग भी, सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास ब्रीड्स और कल्टिवेटर्स की डेफिनेशन आती है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट देखें लिखनी कैसी है आपने, जब आपने ब्रीड्स की डेफिनेशन लिखनी है ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ब्रीड्स की डेफिनेशन कैसे लिखनी है, एनिमल्स और प्लांट्स को आपने काट देना है, आपने लिखना है एनिमल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, यहाँ तक। फिर आपने लिखना है द ब्रेड एनिमल्स आर नोन एज ब्रीड्स, समझ आ रही है, एनिमल्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर ब्रेड एनिमल्स आर नोन एज ब्रीड, ये ब्रीड्स नोन एज ब्रीड, ये ब्रीड्स की आपने डेफिनेशन लिखनी है। जब आप कल्टिवेटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपने फिर इसको नहीं काटना, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप एनिमल्स और को काट देंगे, ठीक है। यहाँ से आप लिखेंगे प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, द ब्रेड प्लांट्स आर नोन एज वैराइटीज या फिर कल्टिवेटर्स, समझ आ रही, ठीक है। उसकी डेफिनेशन हो गई और यहाँ पे ये ब्रीड्स की एग्जांपल हो गई, ठीक है। ये हमारे पे ब्रीड्स की जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एनिमल्स की शीप, कोट, गाव, हैन, इनकी आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए इंटरब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है वो दूसरा जो है हमारे पास ये वैराइटीज़ की एग्जांपल्स आ गई, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, बेटर प्लांट्स के कल्टिवेटर्स या इन्हें वैराइटीज़ भी कहते हैं, इनकी हम आप कह लें आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए इनकी इंटरब्रीडिंग करते हैं ताकि बेहतर फल हमें मिल सकें, बेहतर सब्जियां मिल सकें हमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो चैप्टर है हमारा मुकम्मल हो गया है। इसके एक्सरसाइज जो है इसको आपने लाजमी देखना है। अगर मैंने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी था, एक एक टॉपिक का इसका आधा घंटे का लेक्चर था, लेकिन मैंने इस चैप्टर को समअप किया है अपने, ठीक है, 40 से 50 मिनट की एक वीडियो में, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।